हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, यानी कि जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, आपको रिएक्शंस ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 11 यानी कि 11 ऐसे महत्वपूर्ण रिएक्शन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इन रिएक्शन को पढ़कर जाना, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। यूट्यूब पर पहली बार देखो, ये क्लास हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखो स्टूडेंट, कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सभी को पता है। यानी कि आपके चैप्टर 6 से 10 तक जो नेम्ड रिएक्शन पूछी जाती हैं, नाम वाली अभिक्रियाएं, उनको आज हम पढ़ेंगे। जितने रिएक्शन है सबको एक ही वीडियो में, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर के आते हैं। वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया को फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई रेटेड है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हाइलोफॉर्म अपक्रिया को। फिर 5वां रिएक्शन हमारा है विलियमसन्स संश्लेषण अपक्रिया। ये सारे रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखना, सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। फिर हम राइमर टीमन अपक्रिया, 7 नंबर है कोल्बे अपक्रिया अथवा कोल्बे स्मिट अपक्रिया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कैनिज़ारो अपक्रिया। फिर हम पढ़ेंगे एल्डोल संघनन, फिर कार्बिल अपक्रिया, फिर स्मिट अपक्रिया। मतलब ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन सबको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इन सभी रिएक्शन को पढ़कर जाना, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। देखो ये रिएक्शन बहुत स्पेशल हैं, इन सबको मैं एक ही क्लास में आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक करके हम सबको बहुत ही अच्छे से और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से सारे रिएक्शन समझ में आ जाएं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया को, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम इसी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। देखो वुड्स अभिक्रिया, ठीक, ये होती क्या है, ये आपके हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन जो आपका चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 1, ये उसी चैप्टर का आपका रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, वुड्स अभिक्रिया। देखो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। मतलब एल्किल हैलाइड आप ले लीजिए, एल्किल हैलाइड का मतलब जो आपका हैलोएल्केन होता है, ठीक है, आपको उसको लेना है और उसकी सोडियम धातु से क्रिया करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका एल्केन बनेगा। इसी को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम लोग डिनोट करते हैं RX से, किससे, RX से इसको हम डिनोट करते हैं। ये आपका एल्किल हैलाइड है। देखो R है एल्किल, X है हैलाइड। अब एल्किल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो स्टूडेंट, यहां पे समझिए एल्किल क्या होता है। देखो R को हम लोग बोलते हैं एल्किल, ठीक है, एल्किल। देखो एल्किल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है, अगर सामान्य सूत्र आपको पता चल गया तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, CnH2n+1, इसका ये सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। अब एल्किल में आपका जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सब आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे N के जगह पे, N क्या है, ये नंबर आप मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन की कितनी, कार्बन की संख्या कितनी है, तो मान लीजिए हम 1 रख देते हैं, तो अगर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, H2 × N है, N की जगह पर 1 रखेंगे +1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आएगा C1 को C ही लिख सकते हैं। H2
इंटू 1 है, यानी कि 2 का 1 से गुणा होगा 2 होगा और 1 3 हो जाएगा, तो CH3 आ जाएगा। ये होता है मेथिल, ठीक है, ये क्या होता है, मेथिल होता है। ऐसे अगर मान लीजिए आप N के जगह पर 2 रखेंगे तो C2H कितना आएगा, 2 का 2 से गुणा होगा और 1 5, यानी कि C2H5 आ जाएगा। C2H5 आएगा, ये एथिल होगा, ठीक है। तो यही सब आपके एल्किल होते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ठीक है, ऐसे आपके होते हैं। तो आपको करना क्या, और X क्या है इसको भी समझ लो। X का मतलब हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन वाले जो तत्व थे मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन ही तो होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एल्किल हैलाइड जो है हाइड्रोजन भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे X के जगह पर हम इसमें से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो RX, R का मतलब एल्किल, X का मतलब हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया करानी है। तो हमने करा दिया भैया सोडियम से अभिक्रिया। अब किसकी उपस्थिति में करानी है ये भी देखो, अभी हम समझेंगे, ठीक है। देखो इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है, तो यहां पे हम लिख देंगे शुष्क ईथर, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। तो हमारा बनेगा क्या, हमारा एल्केन बनेगा। एल्केन का मतलब यहां पे R दो एल्किल ग्रुप मिलकर एल्केन बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर जी इधर एक ही R है, इधर 2 कर दिया आपने, तो भैया इधर भी आगे 2 लगा दो, अब इधर भी 2 हो गया, ठीक है। और प्लस आपका बनेगा, अब चूंकि यहां पे X हो गया 2, ठीक है, तो हमारा बनेगा यहाँ पे NaX बनेगा, ठीक है, सोडियम हाइलाइड। तो यहाँ पे X आपका इधर एक ही है, इधर 2 है, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, ठीक है। अब सोडियम इधर 1 है, इधर 2 हो गया, तो इधर भी 2 कर दीजिए। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, मतलब आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, उसकी सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराइए, तो आपका एल्केन बनेगा। अब एल्केन क्या होता है उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्केन का भी एक सूत्र होता है, याद रखना, CnH2n+2। एल्केन का नाम आपने सुना होगा, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन होते हैं, ठीक है। यहां पे हम N के जगह पर मान लीजिए 1 रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे C1 हो जाएगा, H2n यानी कि 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 1 + 2 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आएगा CH4 आएगा, क्योंकि 2 का 1 से गुणा होगा 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथेन। तो यही सब एल्केन होते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर मान लीजिए हम N के जगह पर 2 रख दें तो आपका आ जाएगा C2H6 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा एथेन, क्या होगा, एथेन, ठीक है, एथेन आपका हो जाएगा। तो यही इसका सामान्य सूत्र होता है, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका ये एल्केन बना, यही एल्केन है। अभी मैं रखकर बताऊंगा, जो मैंने अभी बताया है ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। और इन भाई साहब को तो आप जानते ही ये सोडियम है, ठीक है। अब हम करते क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा। अब हम RX के जगह पर जो मैंने बताया था एल्किल, उसको रखते हैं। जैसे देखो 2 एल्किल के जगह पर हम मान लीजिए मेथिल ले लेते हैं, CH3 ले लिया हमने। X के जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, हम I ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, आयोडीन मैंने ले लिया। समझ में आ रहा है, देखो फर्स्ट रिएक्शन समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे। +2Na तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब ये दोनों आपके रिएक्शन करेंगे, उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये दोनों रिएक्शन करेंगे। तो आपका बनेगा क्या, देखो यहां पे क्या बना था, R बना था, यहां पे R के जगह पर मैंने मेथिल ले लिया है, तो यहां पे CH3 और CH3 बन जाएगा, क्योंकि R ऊपर बना था, यहां पे CH3 R के जगह पर मैंने CH3 लिया है, तो CH3 बन जाएगा। प्लस 2Na X के जगह पर मैंने लिया है I को, मतलब मैंने हाइड्रोजन I ले लिया है, आयोडीन, ठीक है, तो यहाँ पे I हो जाएगा। तो ये भी वुड्स अभिक्रिया है, मैंने यहाँ पे रखकर लिख दिया है, ठीक है, वहां पे आपका केमिस्ट्री के भाषा में था, ठीक। अब देखो इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल आयोडाइड, मेथिल या आयोडोमेथेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल आयोडाइड, ठीक है। ये भैया सोडियम है। अब हमने जब इनका रिएक्शन कराया तो ये एथेन बना, क्या बना है, ये
एथेन बना है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। देखो एक कार्बन से मेथ यानी कि मेथेन, CH4 होता तो मेथेन होता, CH3 है मतलब C2। देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 3 6 है, तो C2H6 है, ये एथेन होगा, 2 कार्बन से एथेन। तो समझ में आया, मतलब वुड्स अपक्रिया क्या होती है? हम जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। मैंने यहाँ पे मेथिल आयोडाइड ले लिया एल्किल हैलाइड की जगह पर, इसकी सोडियम से अपक्रिया करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एथेन बन गया, यही एल्केन होता है। तो बस फर्स्ट रिएक्शन अगर आप समझ गए तो अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया, वुड्स अपक्रिया। अभी हमें 11 रिएक्शन देखने हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सेकंड वाला। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो अभी हमने वुड्स अपक्रिया पढ़ा था, ये भी उसी चैप्टर का है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड, मतलब आपको एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड लेना है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराना है, अभिक्रिया करानी है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। मतलब इस अपक्रिया में आपको एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी लेना है और उसकी सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से रिएक्शन कराना है, तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इसी अपक्रिया को हम वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पे लिखेंगे थोड़ा सा उदाहरण, ठीक है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। अभी मैंने समझाया मेथिल आयोडाइड। अब कोई जरूरी नहीं है आप मेथिल आयोडाइड ही लें, आप मेथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें Cl जो है वो भी हैलोजन है, ठीक है। व आयोडोबेंजीन, देखो आयोडोबेंजीन जो हम लोग लेंगे ये एरिल हैलाइड होता है, ठीक है, क्योंकि हम हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये हाइलो एल्केन है, ये हाइलो एरीन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना, ठीक है। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है वुड्स फिटिंग अपक्रिया में कि आप एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को ले लीजिए, उसकी सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन करा दीजिए, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। इसी को वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो हम पहले एक एल्किल हैलाइड लेते हैं। अब रिएक्शन को समझो, देखो हमने ले लिया एक एल्किल हैलाइड, हमने मान लीजिए ले लिया CH3I, ये एल्किल हैलाइड है। देखो CH3 है आपका एल्किल, I है हैलोजन यानी कि हैलाइड। इसकी अपक्रिया आपको एरिल हैलाइड के साथ करानी है, मतलब मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया आयोडोबेंजीन से करानी है। आयोडोबेंजीन का फॉर्मूला C6H5I होगा, ये आयोडोबेंजीन है यानी कि हैलोएरीन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस इसका 2Na यानी कि सोडियम धातु से रिएक्शन कराना है। मतलब रिएक्शन लगभग वैसे होता है, बस यहाँ पे आपको एक एरिल हैलाइड भी लेना होता है। उपस्थिति ऊपर होगी शुष्क ईथर की ही उपस्थिति में कराएंगे हम लोग, शुष्क ईथर की ही उपस्थिति यहाँ पे होगी। तो क्या बनेगा, ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ से C6H5 हम लेते हैं, C6H5, ठीक है, और यहां से हम CH3 ले लेते हैं। चलो हमने CH3 ले लिया, ठीक है। प्लस बचा क्या आपका, देखो 2Na बचा और I 2 है यहां पे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2NaI, ठीक है, 2NaI आपका बचा। तो यही आपका होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। मतलब आपको एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड लेना है, उसकी सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराना है, तो आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, इसका नाम है टॉलुइन, ठीक है। क्या नाम है इसका, टॉलुइन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड इनका नाम है, ठीक है, मेथिल आयोडाइड। और इन भाई साहब का नाम है आयोडोबेंजीन, इनका नाम है आयोडोबेंजीन, ठीक है। सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, मतलब वुड्स फिटिंग अपक्रिया में हम क्या करते हैं,
एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी ले लेते हैं और उसकी सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉलुइन बनता है। इसी अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल सा था, कुछ इसमें है नहीं। ऊपर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। बस मैंने आपको रिएक्शन भी समझा दिया और आपका क्वेश्चन भी हो चुका है। चलो इसको मैं हटाता हूं और चलते हैं अपने तीसरे रिएक्शन पे। हमें टोटल 11 रिएक्शन देखना है, अभी 2 ही रिएक्शन हमारे हुए हैं। चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड रिएक्शन है इनका नाम है फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इतना बड़ा जो लिखा है इससे डरना मत। हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। देखो आपको करना क्या है, बेंजीन ले लेना है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड, किसी एल्किल हैलाइड से करा देनी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, जैसे आपका टॉलुइन बन गया, ठीक है। इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु जो है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बस समझो जो मैं समझाने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। देखो आपको करना क्या है, जैसे आपको बेंजीन ले लेना है, बेंजीन या अन्य कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हम लोग यहाँ पे बेंजीन को ले लेते हैं C6H6। इसकी अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करानी है तो एल्किल हैलाइड अब की बार हम लेंगे CH3Cl। ये भी एल्किल हैलाइड ही है, मैंने बताया था हाइड्रोजन X के जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है, यहाँ पे निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक रहेगा, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक रहेगा। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे C6H, देखो यहां का एक हाइड्रोजन, देखो यहां पे क्या लिखा है, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, ये जो हाइड्रोजन है बेंजीन का, ये एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहां पे ये वाला CH3 यानी कि एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। मतलब यहां बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो गया और यहां पे ये CH3 इस पर आकर जुड़ गया, ठीक है। इसको हम टॉलुइन बोलते हैं। प्लस आपका बचा क्या, देखो एक H और ये Cl मिलकर HCl आपका बना लेंगे। देखो बेंजीन में से एक H गायब हुआ है, यहाँ पे 5 H, ठीक है, एक गायब हुआ और Cl मिलकर HCl बना लिए। वही तो कहा गया था कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि बेंजीन की जब अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, इसका जो हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब इस हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर ये CH3 आ जाता है, इसके द्वारा ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने बेंजीन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल क्लोराइड से करा दिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा C6H5 यानी कि इसका एक हाइड्रोजन परमाणु जो है इस मेथिल से प्रतिस्थापित हो गया और यहाँ पे CH3 जुड़ गया, तो ये हो जाएगा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टॉलुइन, इनका नाम हो जाएगा टॉलुइन, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया, ठीक है। आप एल्किल, देखो मैंने यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया है,
आप कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एसिल हैलाइड भी ले सकते हैं। देखो ये एल्किल हैलाइड है, आप इसके जगह पर एसिल हैलाइड लेकर भी रिएक्शन करा सकते हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो दोनों में से एक ही लिख देना काफ़ी है। हम क्या करते हैं, क्योंकि कहा गया है एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड, तो एसिल हैलाइड का फॉर्मूला जैसे आप एसिटिल क्लोराइड ले लीजिए, ये सब एसिल हैलाइड हैं, जैसे CH3COCl, ये एसिल हैलाइड है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है एसिटिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपको कराना है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। मतलब दोनों नहीं लिखना है, आप एक ही लिखिएगा, लेकिन मैं दोनों आपको बता देता हूं, ठीक है। कराना है तो वही सेम प्रोसेस है। देखो C6H5 हो जाएगा, ये आपका C6H5, और यहां से आपका जो है COCH3 इसमें जुड़ जाएगा, COCH3 बचा के आपका एक H बचा और Cl बचा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा। इनका नाम है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। इनका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इनका नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। बस यही आपका रिएक्शन होता है। तो सिंपल सा तो था, मैंने बता दिया कि बेंजीन की किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु इस एल्किल के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। बस इसी रिएक्शन को ही हम फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा था, इसको मैं हटाने जा रहा हूं और चलते हैं अपने 4 नंबर रिएक्शन पे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है इनका नाम है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, हाइलोफॉर्म रिएक्शन इसको बोलते हैं। देखो क्या होता है, एथिल अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिनमें ON2 एवं ऑल2 लगा हो वे सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। मतलब चाहे आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए, एसीटल्डिहाइड ले लीजिए, एसीटोन ले लीजिए, मतलब जिसमें ओन क्या होता है, ये कीटोन का कीटोन जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ऑल जो है ये एल्कोहल का होता है, अल होता तो वो एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। लगा हो वो सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को हाइड्रोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हाइलोफॉर्म बनता है। मतलब ऊपर जितने भी यौगिक दिए गए हैं, एथिल अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन, इन सब में से किसी को भी अगर आप हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हाइलोफॉर्म बनेगा। हाइलोफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरो जैसे आगे क्लोरो लग गया, यानी कि एक Cl क्या है, ये हाइड्रोजन ही तो है, तो क्लोरोफॉर्म ये हाइलोफॉर्म है, ठीक है। आयोडोफॉर्म ये भी हाइलोफॉर्म है, बस यही सब। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो दिया गया है इसमें से हम एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं, किसी एक को लेकर रिएक्शन कराइए, बस आपका हाइलोफॉर्म बनना चाहिए। तो हमने ले लिया C2H5OH, इनका नाम है एथिल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, देखो यहाँ पे पढ़ो, किसी एक भी यौगिक को हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं Cl2, ठीक है, ये क्लोरीन है। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं NaOH से, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा वही आपको ध्यान देना है। देखो यहां से आपका क्या होगा, CH और Cl2 है, अगर Cl2 है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका बन जाएगा CHCl3 बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी इधर तो क्लोरीन 2 ही है, तो यहां पे हम आगे 4 लगा देते हैं। अब कितना हुआ, 2 का 4 से गुणा होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे तो सिर्फ 3 ही क्लोरीन है भैया, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा NaCl भी बनेगा, NaCl भी बनेगा। अब Cl आपका देखो इधर 3 है, इधर कितना, 2 का 4 से गुणा करेंगे 8 है, तो भैया इसके आगे हम 5 लगा देंगे। अब देखो आपका क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, देखो 3 और 5 8 हो गया क्लोरीन बैलेंस। लेकिन अब सोडियम भैया इधर 5 हो गए, इधर तो आपके कितने हैं, सिर्फ 1 ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर हम 6 लगा देंगे, कितना, 6 लगा देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर जी इधर 5 है इधर 6 हो गया, तो एक यौगिक यहाँ पे और बनेगा, मैं नीचे लिख देता हूं HCOONA,
इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये आपका बन गया, ठीक है। अब आपका सोडियम भी हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आपका देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। मतलब आपको एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्या करानी है, किसी हैलोजन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है, तो हैलोफॉर्म बनना चाहिए। यही हैलोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, यही आपका बन गया, ठीक है। यही बना, इसी को हमें बनाना था, लेकिन बाकी की तो फॉर्मेलिटीज हमें पूरा करना होगा ना। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं वो भी देखना होगा। देखो इधर कार्बन दो ही हैं, इधर भी कार्बन 1 और 1 2 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 5, 1 6 और 6 12 है। इधर कितना है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन सिर्फ हैं। तो यहां पे हम एक चीज और करेंगे, 5H2 लिख देंगे और O भी लिख देंगे। अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है। आप लोग हाइड्रोजन देखेंगे तो 5 1 6 और 6 12 है। इधर कितना है, 1 और 1 2 और 2 का 5 से गुणा 10, 10 2 12 हो गया, ठीक है। इधर क्लोरीन कितना है, 2 का 4 से गुणा 8, इधर 3 और 5 8 है। इधर सोडियम कितना है, 6, इधर भी 5 और 1 6 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 और 6 1 7, इधर भी कितना है, 5 और 2 7 है। मतलब ये रिएक्शन आपका कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। इसको समझना होगा, आप ऐसे समझ लीजिए, 1 2 बार रिएक्शन करेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इनका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने करा दी हैलोजन से, जैसे क्लोरीन से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। नाम मैं ले रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आपका बना क्या, हैलोफॉर्म बन गया। यही हैलोफॉर्म है भैया, क्लोरोफॉर्म। हैलोफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें Cl3 है, ये हैलोजन है। तो हैलोफॉर्म, देखो क्लोरो की जगह पे हैलो भी कह सकते हैं, क्योंकि हैलोजन आपका क्लोरो है, ठीक है। यहां पे ये HCOONA जो है ये सोडियम फॉर्मेट है, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा, सोडियम फॉर्मेट है। तो यही होता है भैया हैलोफॉर्म अभिक्रिया। मतलब आप एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, इसमें ये सभी यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिक में से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनेगा। तो हमने एथिल अल्कोहल ले लिया, उसको हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो हमारा क्लोरोफॉर्म बना, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम फॉर्मेट बना और जल बना। भैया ये रिएक्शन समझना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस आपका पूरी तरह है तो ऐसे आपको लिखकर आना होगा। हमारा ये रिएक्शन भी हो चुका है। अब चलेंगे अपने 6 नंबर रिएक्शन पर। शायद हमने 5 नंबर रिएक्शन पढ़ लिया है। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्लास भले ही लंबी हो जाएगी, लेकिन ये क्लास देखने के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखो बहुत सिंपल सा है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा हम डाई एथिल ईथर को बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, किसी धातु एल्कोक्साइड को ले लीजिए, जैसे आप सोडियम एथॉक्साइड को ले सकते हैं। इसको किसी एल्किल हैलाइड, अब मैंने एल्किल हैलाइड आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कोई धातु एल्कोक्साइड ले लीजिए, उसकी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर दीजिए, आपका ईथर प्राप्त हो जाएगा। इसी को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। देखो कैसे, एग्जांपल समझो। एक हम धातु एल्कोक्साइड ले लेते हैं, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, इनका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया कराते हैं एथिल आयोडाइड से। एल्किल हैलाइड आपको लेना है तो यहां पे हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड के जगह पर एथिल आयोडाइड, क्योंकि एथिल आपका एल्किल है, आई आपका हैलाइड है। अब भैया इसको कर देंगे गर्म तो करना ही पड़ेगा भैया सिस्टम, ठीक है। ये गर्म कर दिया हमने, बनेगा क्या, देखो ये C2H5 आपका यहां से ले लेंगे C2H5, ठीक है। ये ले लिया, O भी ले लेंगे, O भी ले लिया, C2H5 यहां पर जाकर जुड़ जाएगा C2H5। इसी को कहते हैं डाई एथिल ईथर। देखो इसमें 2 एथिल ग्रुप हैं तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। बचा क्या, Na और I बचा, तो NaI यहां पर लिख देंगे। बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। मतलब आपको सोडियम एथॉक्साइड लेना है, उसको एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करना है, आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ये सोडियम एथॉक्साइड ही धातु एल्कोक्साइड है, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड मतलब धातु एल्कोक्साइड इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोडियम आपका धातु है, एथॉक्साइड आपका एल्कोक्साइड है। इनका नाम है एथिल आयोडाइड। नामकरण कर देते हैं भैया, बिना नाम के कहाँ मजा आता है। हम लोगों का भी नाम है तो इनका भी नाम ले लेते हैं, ठीक है।
एथिल आयोडाइड। इनका नाम है डाई एथिल ईथर, यही तो हमें बनाना था, डाई एथिल ईथर, ठीक है, ईथर। तो यही आपका रिएक्शन होता है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। मतलब इसमें कुछ नहीं है, आपको धातु एल्कोऑक्साइड कोई लेना है, उसकी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करना है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाएगी। सोडियम एथॉक्साइड को हमने एथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया, डाई एथिल ईथर बन गया। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया, डाई एथिल ईथर बन गया। रिएक्शन आपका बैलेंस है, करने की जरूरत नहीं है। C2H5O मैंने ले लिया, C2H5 ले लिया, बचा NaI, उसको लिख दिया, NaI है सोडियम आयोडाइड। चलो इसको भी मैं हटाता हूं, अपने नेक्स्ट रिएक्शन यानी कि 7 नंबर रिएक्शन को देखते हैं। ये बहुत ही इजी रिएक्शन था अब तक का। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हैं सीखने लायक। राइमल टीमन अभिक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो रिएक्शन जितने भी मैं बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक नोट बना लेना, इसको लिख लेना, आगे बहुत काम आएगा। देखो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, जिसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। इस अभिक्रिया को राइमल टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आपको फिनॉल लेना है, उसकी क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करानी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना है और 333 केल्विन ताप पर आपको गर्म कर देना है, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। देखो करना क्या है, सिंपल से मैं रिएक्शन से समझाता हूं, रिएक्शन से ही आप समझ पाओगे। देखो हमें फिनॉल लेना है, फिनॉल का फॉर्मूला ये होता है, आप लिख सकते हैं C6H5OH भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लिखें तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका फिनॉल है, इसको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 से अभिक्रिया कराएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से हम रिएक्शन करा देंगे। मतलब इसको हम सिर्फ और सिर्फ गर्म करेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 333 केल्विन ताप पर हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लो, सब समझ जाओगे, ठीक है। ये आपका ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, ऊपर OH भी रहेगा, ठीक है, OH भी रहेगा, बस यहां पे क्या होगा CH और O आकर इसमें जुड़ जाएगा भैया, CHO, इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। क्योंकि देखो एल्डिहाइड आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप आपका जुड़ गया, सैलिसल्डिहाइड होगा, प्लस आपका NaCl हो जाएगा, NaCl, और प्लस आपका H2O हो जाएगा। लिख देता हूं मैं नीचे, आप लोग साइड में लिख देना। देखो यहाँ पे NaCl और H2O आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे मामला क्या फंस रहा है, ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इधर आपका क्लोरीन जो है 3 है, इधर भैया 1 ही है, तो अब क्या करें हम लोग, तो इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे। ये 3 है भैया, ध्यान से देखना, ठीक है, हमने 3 लगा दिया। अब आपका ये क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, अब सोडियम की गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इधर 3 हो गया, इधर 1 ही है, तो इधर भी हम लोग 3 लगाएंगे तभी तो सही होगा, ठीक है, 3 लगा दिया, ठीक। समझिए थोड़ा सा इस हाँ, ये आपका 3 हो गया। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये OH हो गया, ये CHO आपका यहां से निकल गया, NaCl आपका हो गया, Na तो बैलेंस हो गया, Cl भी बैलेंस हो गया। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है यहाँ पे, इसको देखते हैं। इधर हाइड्रोजन है 1 और 3 1 4, इधर कितना है भैया, सिर्फ 2 है। देखो मैं ऊपर वालों को नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि ऊपर आपका OH और CHO आपका ऑलरेडी यहां से जा चुका है, तो यहां पे सिर्फ इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे, प्लस यहां पे लगा देना, प्लस यहां पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2H2O। अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो इनका नाम है फिनॉल, इनका नाम है फिनॉल, इनका नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, और इनका नाम है सैलिसल्डिहाइड। ये जो आपके हैं स्ट्रक्चरल बना हुआ है, इनका नाम है सैलिसल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, इनका नाम है। बाकी 3NaCl ये आपका सोडियम क्लोराइड है, H2O आपका जल है, जल ही जीवन है, आपको पता है। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं होता, राइमल टीमन अभिक्रिया में फिनॉल ले लेना है, उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है 333 केल्विन पर, तो आपका सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। बस यही रिएक्शन राइमल टीमन अभिक्रिया कहलाती है। इसको भी हम हटाएंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर रिएक्शन हमारा अब आया है, इसका नाम है कोल्बे अपक्रिया अथवा कोल्बे स्मिट अपक्रिया। अब देखो थोड़ा लॉन्ग लिखा है मैंने, तो ऐसा मत समझना मेरे स्टूडेंट कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो क्या है, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने से बना फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन दागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। मतलब आपको फिनॉल से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करानी है तो आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन दागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। फिर आपको क्या करना है, फिनॉक्साइड आयन की CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन के साथ इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कराना है। इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। इसी को ही हम कोल्बे अपक्रिया कहेंगे। मतलब इसमें कुछ नहीं, आपको फिनॉल की पहले फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिर आपको फिनॉक्साइड आयन की CO2 के साथ अपक्रिया करानी है तो आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनेगा, जिसको हम सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। बस यही है कोल्बे अभिक्रिया। ये पढ़ने में मत देखिए कि इतना बड़ा सरजी लिखे हैं तो हम नहीं लिख पाएंगे, बहुत इजी है। पहले आपको फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करानी है, फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिर इसकी आपको करानी है, लिखने का तरीका समझ लो, लिखना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। फिर इसकी आपको CO2 के साथ रिएक्शन कराना है, आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। देखो लिखने का मैंने टाइम दे दिया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो हम क्या करेंगे, फिनॉल को लेंगे, ये हम लोग ले लिए फिनॉल को। भैया फिनॉल हमारे कुछ ऐसे रहते हैं, ऊपर सर पे OH इनके रहता है, ठीक है। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया हम लोग कराते हैं NaOH के साथ। चलो करा देते हैं, तो हमारा बनेगा फिनॉक्साइड आयन, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान देना। इसके भी ऊपर भैया OH रहे, सॉरी ONA रहेगा, O और Na जाकर इस पर जुड़ जाएगा, ONA मतलब O और Na आपका जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया भैया फिनॉक्साइड आयन, या इसको सोडियम फिनेट भी बोलते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H+ की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे। मतलब हमने क्या किया, फिनॉल की अपक्रिया पहले हम लोग फिनॉल इसको बोलेंगे, फिनॉल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो ये बना फिनॉक्साइड आयन, या इसको बोलेंगे सोडियम फिनेट, ठीक है, सोडियम फिनेट, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसकी क्या करेंगे, देखो ऊपर लिखा है, ये फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन दागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, अतः ये CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन दागी के साथ इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है, जिससे सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका ये फाइनली बन जाएगा, देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखो ऊपर आपका रहेगा OH, मतलब O और H मिलकर OH बना लेंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा COOH। इसी को हम लोग बोलते हैं, चाहे आप बोलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, मतलब देखिए 2 पर हाइड्रोक्सी लगा है, ये आपका ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है, अम्ल, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। दोनों नाम से हम इसको जानते हैं, चाहे आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बोलिए, चाहे सैलिसिलिक अम्ल बोलिए। तो समझ में आया, कुछ था नहीं इसमें। आपको फिनॉल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है तो सोडियम फिनोट बन जाएगा, ठीक है, मध्यवर्ती, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है तो आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ऊपर नोट करना चाहें तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा भैया कोल्बे अभिक्रिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VVI रिएक्शन जिसको बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो होता क्या है, जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते,
अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है मैं भी बताऊंगा। मतलब आपको एल्डिहाइड के 2 अणु लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, उसकी कास्टिक क्षारों के साथ, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कास्टिक क्षार NaOH, ठीक है, के साथ सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको उन एल्डिहाइड को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, 2 अणु आपको लेना है, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करानी है। तो एक अणु तो आपका एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु आपका अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसी को ही हम बोलेंगे कैनिज़ारो अभिक्रिया। अब भैया कौन सा एल्डिहाइड लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो? देखो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या है, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक HCHO को हम लोग ले लेते हैं। अब अगर इसका हम लोग बनाएं, क्या बनाएं, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा HC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहां पे हो जाएगा H, यही आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है इतना, इसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यानी कि यहां पे कार्बन परमाणु इस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन नहीं जुड़ा है, तो भैया अल्फा कार्बन यहां पे नहीं है, क्योंकि अगर इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा होता तो अल्फा कार्बन होता, और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता तो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होता। तो ये जो आपका है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए जिसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उस कार्बन से एक अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम कैनिज़ारो रिएक्शन में ले सकते हैं। अब एक अगर एग्जांपल लें, देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर हम एसिटाल्डिहाइड लें CH3CHO, ये हम ले लें, इसमें देखें है कि नहीं है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। स्ट्रक्चर बनाना आप लोग जानते होंगे शायद, CHHH, मतलब CH3 हो गया आपका, इसके साथ आपका CO, ठीक है, और CHO जुड़ा हुआ है। अब यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपका CHO जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके होंगे, ये सब अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन हैं, यानी कि ये जो है कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो समझ में आया अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप से सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर इस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा होता फिर हाइड्रोजन होता तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते। तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा है, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें है। तो चलो अब हम लोग यहां पे एग्जांपल लेंगे HCHO का, क्योंकि कहा गया है जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उनको कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लेंगे HCHO को, इसके 2 अणु लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही करा देते हैं। लो भैया ओम फो, ठीक है, ये करा दिया मैंने। बनेगा क्या, ध्यान देना। देखो यहां पे एक अणु, इस एल्डिहाइड का एक अणु हो जाएगा एल्कोहल में अपचयित। तो एल्कोहल में अपचयित होगा तो क्या होगा, देखो यहां पे से हम एक C ले लेंगे, H आपका 2 2 4 है तो 3 H हम ले लेंगे, यहाँ पे O ले लेंगे यहाँ से, और एक H अभी बचा है, यहाँ पे 3 मैंने ले लिया, एक और बचा है H। ये आपका एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो गया, दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब अम्ल में कैसे होगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपका 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 3 और 1 4, यहां एक हाइड्रोजन है तो H हो गया, ठीक है। यहां पे कार्बन आपका बचा है क्योंकि एक कार्बन तो चला गया, एक अभी भी है तो एक कार्बन हो गया C। ऑक्सीजन आपका यहां पे एक ही गया है, अभी एक है यहां पे और एक यहां पे है
तो OO हो गया और Na आपका बचा है Na हो गया। तो ये अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं। ये एथिल अल्कोहल है, सॉरी मेथिल अल्कोहल है, एक कार्बन है मेथिल अल्कोहल। तो यही तो हुआ भैया कि हमने एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, यानी कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक क्षार के साथ अपक्रिया करा दी, तो हमारा एक अणु इस एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयित हो गया, दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। इसी को कैनिज़ारो अपक्रिया बोलेंगे। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इनका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इनका 2 अणु हमने लिया है, इसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो ये भैया मेथिल अल्कोहल में अपचयित हुआ, मेथिल अल्कोहल में ये अपचयित हो गया, ठीक है। और एक आपका अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, यानी कि सोडियम फॉर्मेट में। देखो अल्फा हाइड्रोजन आपको समझना होगा, ऐसा नहीं है कोई भी एल्डिहाइड आप उठाकर रख दे। यहाँ पे आप एसिड एल्डिहाइड नहीं रख सकते क्योंकि एसिड एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हुआ, कैनिज़ारो अपक्रिया समझ में आया। जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराते हैं, तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये अपक्रिया कैनिज़ारो अपक्रिया कहलाती है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी कास्टिक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो एक अणु मेथिल अल्कोहल में और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। मतलब एक अणु मेथिल अल्कोहल में अपचयित हो गया, एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। इसी को भैया हम कैनिज़ारो अपक्रिया बोलेंगे। सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा मैंने समझा दिया। अब इन्हीं के भाई को देखते हैं, एक रिएक्शन है एल्डोल संघनन, उसको भी जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 9 नंबर जो रिएक्शन है, इसके बाद सिर्फ 2 रिएक्शन है, टेंशन मत लो, हम आ चुके हैं अपने मंजिल पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, 1 घंटे की लगभग क्लास होगी, लेकिन बहुत स्पेशल है। देखो एल्डोल संघनन क्या होता है। अब इसमें उल्टा है, देखो कैसे आपको समझना है इस रिएक्शन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जितना वो था। देखो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसमें एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। तो होता है वो NaOH या BaOH के होल ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। जैसे एसिड एल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। देखो भैया, इसमें ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। कैनिज़ारो अपक्रिया में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसको मैंने लिया था, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो हमने बताया था CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। मैंने आपको प्रूफ करके भी यहाँ पे दिखाया था कि कैसे उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। ये देखो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, ये आपका CH3CHO का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH3CHO है। इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा है जिसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इस कार्बन से आपके हाइड्रोजन जुड़े हैं जिनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसकी अपक्रिया आपको किससे करानी है। देखो कार्बोनिक यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है NaOH BaOH की उपस्थिति में संघनित होते हैं, इसी की अपक्रिया हम इसी से ही करा देंगे, इसी से, यानी कि CH3CHO से ही कराएंगे, लेकिन उसको किस इस प्रकार से लिखेंगे HCH2CHO। देखो ये भी वही चीज लिखा है CH3, इस H को अगर इसमें जोड़ दो ये भी CH3 हो जाएगा। मतलब थोड़ा अलग तरीके से मैंने लिखा है, दोनों सेम ही है, 2 अणु इसके मैंने ले लिए हैं, ठीक है। NaOH के उपस्थिति में से संघनित होते हैं और एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल का मतलब ध्यान दो, ये आपका हो जाएगा CH3 हमने ले लिया, CH यहां से ले लेंगे, CH ले लिया। देखो CH3CH, जो O और H जो है, OH जो है ये ब्रैकेट में लिख देंगे OH, बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे CH2CHO। ये आपका बचा है, बस यही तो एल्डोल है। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, CH3CH को मैंने लिख दिया, O और H को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखा था, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी CH2CHO मैंने लिख दिया, बस यही तो है एल्डोल संघनन। इसको बोलेंगे एसीटैल्डिहाइड। इसके 2 अणु लेंगे एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। इसके 2 अणु हमने ले लिए और इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया, तो हमारा एल्डोल बन गया। बस यही होगा एल्डोल संघनन। समझ में आ गया कि कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, देखो हमने
CH3CHO ले लिया। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड या BaOH का होल्ड ट्वाइज आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है, मतलब एसिटाल्डिहाइड का 2 अणु हमने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो भैया एल्डोल बन गया। सिंपल सा है, बस यही एल्डोल संघनन होता है। इसको भी मैं हटाता हूं, बहुत सिंपल रिएक्शन था। अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, 2 और रिएक्शन है उसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एमीन चैप्टर का रिएक्शन है, कुछ है नहीं। देखो, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड या फिर एथिल कार्बिल एमीन बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है। मतलब आपको एथिल एमीन लेना है, उसकी क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसको हम एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। इसी को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो, हमने ले लिया एथिल एमीन C2H5NH2 हमने ले लिया। इसकी अभिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म से कराइए, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए। ये मैंने करा दिया, ठीक है। अब बनेगा क्या, इसको ध्यान देना, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे इसको गर्म करना है, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखो C2H5 आपका हो जाएगा, C2H5, ठीक है। C2H5 होगा, N ले लेंगे, N ले लिया भैया, कहीं से C उठा लेंगे, चलो हमने C उठा लिया, यही है एथिल आइसोसाइनाइड। फिर आपका क्या बनेगा, KCl बन जाएगा, KCl, ठीक है, और प्लस आपका बन जाएगा H2O बन जाएगा, प्लस जल बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ध्यान देना, बैलेंस करने में बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पे C2H5NC तो आपका हो गया, क्लोरीन इधर भैया सिर्फ एक ही है, इधर 3 क्लोरीन है, तो क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे। अब क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया, लेकिन अब बारी किसकी आती है, ध्यान दो, इधर आपका पोटेशियम 3 हो गया, इधर 1 ही है भैया, अब क्या करें, तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देखो यहाँ पे कार्बन 2 1 3 है, यहाँ पे भी 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन 5 2 7 1 8 और 3 11 है, इधर कितना है 5 और 2 7 है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। अब 5 ये हो गया और 2 3 6 11 ये हो गया। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन इधर कितना है 2 1 3 है, ये तो हो गया। पोटेशियम 3 है, इधर भी पोटेशियम 3 है, क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन आपका 3 है, बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इनका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने करा दी क्लोरोफॉर्म से, किससे, क्लोरोफॉर्म से मैंने करा दी, किसकी उपस्थिति में कराई है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दिया। तो भैया ये C2H5NC जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, यही आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। बाकी KCl पोटेशियम क्लोराइड जल आपका बाहर निकल जाता है। तो हमें करना क्या, हमें एथिल एमीन लेना है, उसकी क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। रिएक्शन बैलेंस आपका बिल्कुल हो चुका है। तो एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि एथिल कार्बिल एमीन बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है। बस यही आपका हो जाएगा। एथिल एमीन की पहचान करने की भी यही विधि है। चलो इसको मैं हटाता हूं, अपना लास्ट रिएक्शन देखते हैं, टाइम बहुत हो चुका है, लास्ट रिएक्शन देखते हैं। अब स्टूडेंट इसी में एक और रिएक्शन आता है, स्मिट अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया ये प्राथमिक एमीन बनाने का एक रिएक्शन है। देखो ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है, प्राइमरी का मतलब ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। आपको करना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला N3H होता है, इसके साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर करानी है, मेथिल एमीन बन जाएगा। मतलब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करानी है, मेथिल एमीन बनेगा, यही प्राथमिक एमीन होगा। तो हम ले लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे हम एसिटिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H से करा देंगे, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे मेरे स्टूडेंट, वो रहेगा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर करा देंगे। बनेगा क्या, आपका मेथिल एमीन बनेगा। देखो CH3 यहां से ले लेंगे, ये CH3 हो गया,
N यहाँ से एक ले लेंगे, N हो गया, H और H मिलाकर H2 बन जाएगा, ठीक है। CH3 हो गया, N आपका हो गया, HH मिलाकर H2 हो गया। यहाँ पर N बचा है और यहाँ पे COO बचा है, तो COO मिलकर CO2 बना लेंगे और N मैंने एक निकाल दिया, 2 अभी भी है, तो ये N2 यानी कि नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक है। बस यही है आपका कौन सी अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना था, हमने एसिटिक अम्ल ले लिया। और इसकी अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, इसको हाइड्रोजोइक अम्ल लिख दीजिएगा, तो हमारा मेथिल एमीन बना, जो कि प्राइमरी एमीन है, यानी कि प्राथमिक एमीन है। इसी अपक्रिया को ही हम कहेंगे स्मिट अपक्रिया। तो समझ में आया, ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराई, तो भैया मेथिल एमीन बना। यही हो जाएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि स्मिट अभिक्रिया। तो ये था 12th केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन का एक महामैराथन क्लास। लगभग 1 घंटे की ये क्लास हो चुकी है। जो स्टूडेंट इसको लास्ट तक देखा होगा भैया, उसका तो बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर क्लियर है। तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था भैया। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमें भी पता चले आप लोग कितने अच्छे से हमको प्यार दे रहे हैं। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।